चलिए बच्चों, आज हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, आइए बेटा। सबसे पहली बात, ये दो पार्टनर्स हैं जो कुछ साल काम कर चुके हैं और आज अपना रेशियो बदल रहे हैं। जब ये अपना रेशियो बदलते हैं तो उसका कारण क्या है, ये रीज़न इसके अंदर लिखे हुए हैं। आप सिर्फ पढ़ते जाना, आपको ये सब बातें पता है, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। रेशियो चेंज होने के रीज़न्स हो सकते हैं कैपिटल कम ज़्यादा कर रहे हूँ, या बिज़नेस में अपना टाइम कम ज़्यादा कर रहे हूँ, या बिज़नेस में अपना कंट्रोल ज़्यादा चाहता है कोई पार्टनर तो अपना रेशियो बदलवाता है। तो रेशियो बदलने के कोई एक रीज़न नहीं है, कई रीज़न पॉसिबल है। खैर बात ये नहीं है, बात ये है कि जब पार्टनर अपना रेशियो बदलते हैं तो एडजस्टमेंट क्या क्या करनी पड़ती है हमें। दो तरह की एडजस्टमेंट होती हैं। एक तो है नॉन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, मतलब जिसकी कोई एंट्री नहीं होती है। जैसे नई पार्टनरशिप डीड बनाना। जब नई पार्टनरशिप डीड बनेगी ना, आज जब रेशियो बदलेंगे, तो ये एक नॉन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। ठीक है, और अकाउंटिंग एडजस्टमेंट कौन कौन सी करनी पड़ती हैं? तीन तरह की, अकाउंट से जुड़ी हुई, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाली। ठीक है, आते हैं ज़रा उसके ऊपर। तो बेटे तीन एडजस्टमेंट जो होंगी, एक फ्यूचर की होगी यानी कि एक गुडविल की होगी, और एक पुराने प्रॉफिट्स, लॉसेस या रिजर्व्स। प्रॉफिट्स और रिजर्व्स यहाँ दिखेंगे, लॉसेस होंगे तो यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। किस नाम से? P&L का डेबिट बैलेंस, या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह, या फिर पुरानी गुडविल, तो वो यहाँ दिखाई देते हैं। ठीक है, और एक एडजस्टमेंट होती है प्रेजेंट की, जो कि एसेट और लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ में चेंज आने की वजह से होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ा रहे हैं हम ज़रा बात को। कुछ भी मैं आपके साथ कोई भी एडजस्टमेंट डिस्कस तो करूँगा, पर डिस्कस करने से पहले ये बैलेंस शीट आपको क्लियर होनी चाहिए। इस बैलेंस शीट को क्या नाम दिया जाता है? दिस इज़ बैलेंस शीट बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इस बैलेंस शीट के अंदर कोई ऐसा आइटम है जो आपको ना पता हो? कैश है, डेटर है, स्टॉक है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मतलब यहाँ कोई भी एसेट आ सकती है। सिमिलरली यहाँ पर कोई भी लाइबिलिटी और कैपिटल आ सकती है। और ये रिजर्व और ये प्रॉफिट, ये कहाँ से आए? ये आपने पिछले किसी साल में रिजर्व बनाए होंगे, और ये आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, उस टाइम पर छोड़ दिया था बैलेंस, तो वो आज आपकी बैलेंस शीट में नज़र आ रहा है। इन दोनों का बैलेंस क्या होता है बेटे? कौन सा बैलेंस होता है इनका? क्रेडिट बैलेंस होता है इनका। ठीक है ना, एंट्री वाइज समझाऊं? नीड नहीं है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम अपनी एडजस्टमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सुनिएगा। और आपको पता है तीनों एडजस्टमेंट एक बार में नहीं हो सकती, तो पहले मैं आपको जो रिवाइज़ कराऊंगा वो गुडविल की एडजस्टमेंट रिवाइज़ कराऊंगा। लो बेटे, गुडविल की एडजस्टमेंट क्या होती है? ये पार्टनर थे एक्स और वाई, जिनका रेशियो था 1:1। आज अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं, और जब अपना पार्टनर रेशियो चेंज करते हैं तो क्या होता है? किसी पार्टनर को फ़ायदा हो जाएगा और किसी को नुकसान हो जाएगा। कब? आज ही? आज ही नहीं, फ्यूचर में। फ्यूचर में किसी पार्टनर को फ़ायदा हो जाएगा और किसी पार्टनर को। रीज़न क्या है? रीज़न मैं क्या कह रहा हूँ, देखो, आज तक एक्स और वाई ने मेहनत करी, और जब मेहनत करी उस टाइम उनका रेशियो क्या था? 1:1। ठीक है, आज वो अपना रेशियो चेंज कर लेते हैं। अगर वो आज अपना रेशियो चेंज कर लेंगे तो फ्यूचर में जो भी वो कमाएंगे, जिसे हम गुडविल नाम देते हैं, तो फ्यूचर में जो भी हम कमाएंगे, जो कि किस चीज़ का नतीजा है? फ्यूचर में कमाए जाने वाले प्रॉफिट नतीजा है किस चीज़ का? हमारी पुरानी मेहनत का। और जब हमने मेहनत करी तो रेशियो क्या था? 1:1। और ये वाले प्रॉफिट्स अगर रेशियो बदल लिया तो किस रेशियो में बटेंगे? 1:2 में। इसीलिए ये गलत है ना, ये वाला प्रॉफिट जब हम कमाएंगे तो ये बटना चाहिए पुराने रेशियो में, पर रेशियो बदलने की वजह से ये बांटा जाएगा नए रेशियो में, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस इनइक्वालिटी को सही करेंगे।
इसके लिए हम क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यू निकालना मैं आपको सिखा दूंगा, इन पांचों मेथड को रिवाइज कराऊंगा। पर मैं ये कह रहा हूँ ये वैल्यू निकाली जाएगी इन पांचों में से किसी एक मेथड को फॉलो करके। पर ये 90,000 जो कि डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ओल्ड रेशो में, पर डिस्ट्रीब्यूट होगा न्यू रेशो में, तो किसी पार्टनर को फ्यूचर में फ़ायदा हो जाएगा और किसी पार्टनर को फ्यूचर में नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं अपने पुराने और न्यू रेशो इन दोनों को ले लूँ तो मुझे साफ पता लग रहा है कि x को इतना सैक्रिफाइस होने वाला है और y को इतना गेन होने वाला है, और ये दोनों वैल्यूज़ इस 90,000 के ऊपर आपको अप्लाई करनी है। 90,000 का 1/6 यानी कि कितना, 15,000, यानी कि x को 15,000 का नुकसान होगा और y को 15,000 का। ये हमेशा कंफर्म है कि जितना गेन होगा उतना ही सेक्रीफाइस होगा। ठीक है ना। तो बेसिकली हमें इसकी जर्नल एंट्री क्या डालनी चाहिए, निश्चय देख के मत बताना बेटा, गलत बताओगे मुझे ज़्यादा खुशी होगी, खुशी तो नहीं होगी पर गम कम होगा। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हम करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं बता सकते हैं आप? क्योंकि हम एक ऐसी एंट्री डालना चाहते हैं जिससे गेन वाला पार्टनर गेन में ना रहे और सेक्रीफाइस वाला पार्टनर सेक्रीफाइस में ना रहे। मतलब ना किसी को एडवांटेज पे रखना है ना किसी को डिसएडवांटेज पे रखना है। समझ आ रही है मेरी बात? तो मैं क्या करूँगा, y से 15,000 रुपये लेकर x की कैपिटल में बढ़ा दूंगा। इस एंट्री से क्या असर आएगा, x और y की कैपिटल एक की बढ़ जाएगी और एक की घट जाएगी। समझ गए? ये है किस चीज़ की एंट्री, गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री, जो कि होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब हमारा अगला डिस्कशन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ जी, यस। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये जो 90,000 है, यानी कि गुडविल की वैल्यू निकालनी कैसे है हमें। ठीक है, चलिए मेरे साथ। गुडविल की वैल्यू, जैसे कि अब ये सिर्फ हम उतनी बातें करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। अब ये बेसिक क्लास नहीं है, ये रिवीजन क्लास है। लो जी, x और y दो पार्टनर थे जिनका रेशो था 1:1। ठीक है, मान लो इन्होंने 2011 में अपना बिजनेस शुरू किया था। कितना प्रॉफिट कमाया पहले साल? 10,000, 25,000, 12,000, 50,000, 20,000, और आज अपना रेशो चेंज कर रहे हैं। अब जब रेशो चेंज करेंगे तो गुडविल की एंट्री डालनी पड़ेगी। यहाँ गुडविल की एंट्री डालने के लिए गुडविल की वैल्यू चाहिए, तो ये हमें निकालना है। और कैसे निकालना है? बाय यूजिंग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, 5 मेथड है ना। पहला मेथड है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं SAPM। ठीक है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको आप सिर्फ APM भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालो बेटे? इस मेथड के हिसाब से गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अच्छा, ये जो एवरेज प्रॉफिट होता है, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट की बात मैं कर रहा हूँ, ये कितने साल का होता है? कितने साल का गिवन है? तुम लोग गधे हो। एवरेज हमेशा 1 का होता है, एवरेज हमेशा 1 का होता है, 1 का। नहीं समझे? सोचो, आपने 4 क्लासेस पास कर ली और किसी क्लास में आपके 70% आए, किसी में 80 आए, किसी में 90 आए, किसी में 65 आए। अब मैं इन चारों को जब ऐड करके 4 से डिवाइड करूंगा तो जो आएगा वो सिर्फ 1 साल का ही तो आया। जो एवरेज निकल के आता है वो हमेशा 1 यूनिट का निकल के आता है कि नहीं? तो इसे मैं क्या कहूँ बेसिकली कि ऑन एन एवरेज पर ईयर क्या प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब देखो यहाँ 10,000 रहा, यहाँ 25 रहा, यहाँ 12 रहा, यहाँ 50 रहा, यहाँ 20 रहा। कभी बढ़ गए कभी घट गए, कभी बढ़ गए कभी घट गए। तो ऐसे केस में मैं किसी 1 साल के बेस पर अपना डिसीजन नहीं ले सकता। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने हर साल को
ऐड करूँगा, पिछले जितने साल मुझे क्वेश्चन देगा, 4 साल दे रहा है तो मैं 4 को ऐड कर लूँगा, 5 दे रहा है तो मैं 5 को ऐड कर लूँगा और उसे ऐड करके 5 से ही डिवाइड कर दूँगा, फिर मुझे मिल जाएगा एवरेज। फिर उसे एवरेज को मिलते ही मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ़ ईयर परचेज के साथ। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज आप क्या होते हैं आप जानते हैं? नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, सोचो अब ये मेरा कोचिंग सेंटर, ठीक है, आई हैव लिटिल गुडविल इन दिस मार्केट। मैं आज ही अपना कोचिंग सेंटर छोड़ के किसी लल्लू लाल को बेच दूं, लल्लू लाल समझ रहे हैं आप, मतलब कोई भी ऐसा बंदा जो अनाड़ी है, समझ रहे हो, आज ही मैं बेच दूं। अब मुझे 8 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, आई हैव अ मार्केट इन द, सही है। अब एक नया बंदा आ जाए और सोचो उसमें कुछ भी दम नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं है, आपको पता है फिर भी वो थोड़े बहुत प्रॉफिट्स कमा लेगा इस कोचिंग सेंटर से, हाँ, गुडविल की वजह से। क्योंकि मैं जो उसे बना के दे रहा हूँ आज, उसका कुछ फ़ायदा उसे कुछ समय तक मिलेगा। वही है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, समझ रहे हो आप? लल्लू लाल मतलब एक कम्प्लीटली नया बंदा, एक कम्प्लीटली नया बिजनेस, सही है। आपको इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी, ये आपको निकालना होगा ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज, सही है। एक सवाल का जवाब दे दो, ये जो एवरेज निकला, ये एवरेज की जो कनेक्शन है इस एवरेज का इसके साथ है या फ्यूचर के साथ है इसका कनेक्शन? सोच के बताना, जल्दी नहीं है मुझे को कोई, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। सोच लो, ये जो हमने एवरेज निकाला है इसका कनेक्शन फ्यूचर के साथ है या पास्ट के साथ है? आई नो आप नहीं बता पाएंगे, आपके बस की नहीं है। ये जो निकलेगा ना, ये एवरेज इन पांचों के टोटल को 5 से डिवाइड करके निकलेगा। तो ये जो निकलेगा ये इसका कनेक्शन फ्यूचर के साथ है कि पास्ट के साथ है? इसका कनेक्शन फ्यूचर के साथ है। पास्ट की तो वैल्यूज़ एक्चुअल हमें पता है भाई, पास्ट की वैल्यूज़ तो हमें एक्चुअल पता है। हम पांचों को टोटल करके 5 से जो निकालना चाह रहे हैं, 5 से डिवाइड करके, वो हम क्या निकालना चाह रहे हैं कि ऑन एन एवरेज फ्यूचर में हर साल मैं कितना कमाऊंगा, समझ रहे हैं आप? तो उसका कनेक्शन फ्यूचर के साथ है। अब एक बात और, ये जो प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं एक्चुअल हैं या एस्टिमेटेड हैं? ये पास्ट के हैं भाई, पास्ट के एक्चुअल होंगे। तो ये जो प्रॉफिट्स होते हैं ये कभी कभी अजीब टाइप के प्रॉफिट्स होते हैं। अच्छा, मैं फ्यूचर का जो प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ, मैं नॉर्मल हालात का निकाल रहा हूँ या एबनॉर्मल हालात का निकाल रहा हूँ या हर तरह का निकाल रहा हूँ? नॉर्मल निकाल रहा हूँ। नॉर्मल मतलब जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ से कमाया जाएगा। अगर इनके अंदर कोई एबनॉर्मल गेन ऐड हो रखा है, मैं कह रहा हूँ जैसे इस साल में कोई लॉटरी से आपको प्रॉफिट हो गया था, तो उस लॉटरी ने इस प्रॉफिट को बढ़ा रखा है, तो उसे माइनस कर देंगे हम। इस साल में कोई आग लग गई थी तो 5,000 का नुकसान हो गया था, नहीं होता तो 5,000 का प्रॉफिट और ज़्यादा होता, तो उसे यहाँ प्लस कर लूँगा। अब मैं कह रहा हूँ इस साल में मुझे कोई रेंट की इनकम मिली थी, सोच के बताओ कुछ करूँ कि ना करूँ? फिर कुछ नहीं करेंगे। क्यों बेटे? रेंट की इनकम, बिजनेस इनकम ढूंढना चाह रहे हैं हम, फ्यूचर की नॉर्मल बिजनेस इनकम। बट सर रेंट हो सकता है। लिसन टू मी, गुडविल मतलब जो हम अपने काम से फ्यूचर में कमाएंगे, और रेंट से इनकम आना मेरा बिजनेस नहीं है बेटे। ऐसे वाला रेंट भी मे भी हो सकता है कि जो जैसे ये आप रेंट पे रखा है तो इसका पैसा आप दोगे तो है तो तो रेंट देने की बात नहीं कर रहा मैं, तो रेंट मिलने की बात कर रहा था। अगर मैं बिल्डिंग का रेंट दे रहा हूँ जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो मेरा ऑपरेटिंग खर्चा है, मैं उससे कुछ नहीं करूँगा, वो सही माइनस हो रखा है। मैं कह रहा हूँ मुझे कहीं से रेंट मिला है, और कहीं से रेंट मिलना ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं होती, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। आपने पढ़ा था रेशोज़ के अंदर, समझ आ रही? तो अगर यहाँ रेंट की इनकम ऐड है तो उसे, अच्छा मैं कह रहा हूँ इस साल में मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिला था, व्हाट शुड आई डू? कुछ करूँ ना करूँ? बैंक से इंटरेस्ट आना ऑपरेशनल इनकम है क्या? मेरी ऑपरेटिंग इनकम है बच्चों से फीस आना, मेरी बैंक से इंटरेस्ट आना मेरी ऑपरेशनल इनकम नहीं है। तो अगर इस साल में कोई इंटरेस्ट आया था तो उसे माइनस कर देना चाहिए, समझ रहे हैं आप? तो गुडविल का मतलब है नॉर्मल बिजनेस इनकम, नॉर्मल बिजनेस इनकम बस। और अगर आपको ये निकालनी है तो आपको फ्यूचर में, वो आपको पास्ट में सारे एबनॉर्मल आइटम या सारे नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ हटा देनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ इस साल में
मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी थी, वो माइनस हो रखा है। सही हो, बिल्कुल सही माइनस हो रखा है भाई, छेड़ मत देना कि हमें तो ऐसा पता था कुछ दे दे तो प्लस माइनस करके आना, कोई ज़रूरी नहीं है। हैं जी, पूरा बताओ कि जैसे इस साल में सैलरी रह गई थी और सैलरी तो नॉर्मल खर्चा है, अगर रह गया था तो उसे माइनस करना चाहिए हमें। मान लो 2000, बिल्कुल सैलरी खर्चा था ना तो माइनस होना चाहिए था, बिल्कुल सही है। ऐसा ही क्वेश्चन में भी है, उसमें बोल रखा है कि मान लो इस साल में कि इंश्योरेंस का खर्चा रिकॉर्ड होने से रह गया था, तो भाई गलती है तुम्हारी। इंश्योरेंस एक ऑपरेशनल खर्चा है, माइनस होना चाहिए था, नहीं किया तो हम करेंगे। तो जब आप इन्हें कर लेंगे तो आपको जो मिलेंगे इन्हें हम क्या कहेंगे, ये कहलाते हैं प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, ये कहलाती हैं एडजस्टमेंट्स, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो इनके टोटल को 5 से डिवाइड करोगे, फिर हमें मिलेगा एवरेज प्रॉफिट। इसे ही यहाँ लाना और मल्टीप्लाई करना। सही है इंश्योरेंस को ऑपरेशनल क्यों मानते बेटे, इंश्योरेंस हमारा ऑपरेशनल खर्चा है। कैसे, क्या था, या तो क्वेश्चन बताओ या केस बताओ पूरा। प्रोविजन लगाने से रह गया था तो हमें लगाना पड़ेगा। देखो, अगर आपको ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल का फ़र्क नहीं पता होगा तो आप अटकेंगे। बस इंश्योरेंस के उसमें कि मतलब इंश्योरेंस तो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इंश्योरेंस हम किस चीज़ का ले रहे हैं? कंपनी का है, कंपनी की किसी मशीनरी का, किसी बिल्डिंग का, इन्हीं का तो लेंगे। और इन्हीं के अंदर हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं, जो हमारा काम धंधा चल रहा है उन्हीं के अंदर चल रहा है, तो उनका इंश्योरेंस लेना ऑपरेशनल नहीं होगा क्या? अगर हम इसको ऑपरेशनल मानेंगे फिर तो कुछ लॉस वगैरह हो रहा है, उसको भी ऑपरेशनल नहीं, ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल में एक अंतर होता है रूटीन एक्टिविटीज़ का। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम जानकर कर रहे हैं वो हमारी कुछ ऑपरेशनल में आती हैं। अब कोई लॉस अपना जान के नहीं करेगा, ऐसी चीज़ें जो एक्सपेक्टेड हैं वो ऑपरेशनल हो सकती हैं, ऐसी चीज़ें जो एक्सपेक्टेड नहीं है, हमने सोची नहीं थी आग लगेगी, लग गई भाई, तो वो नॉर्मल नहीं है, वो ऑपरेशनल नहीं है, वो नॉन ऑपरेशनल में चला जाएगा। सही है, आगे बढ़ा जाए। ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन, ओके। उसके लिए मैं एक क्वेश्चन के अंदर ले चलता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ आएगा आपको। मुझे देखना पड़ेगा कौन से क्वेश्चन के अंदर वो है। ओवर वैल्यूएशन, इनमें से किसी क्वेश्चन के अंदर हम ढूंढ लेंगे। सिंपल एवरेज के अंदर तो दे नहीं रखा है, डोंट वरी, मैं वो डिस्कस ज़रूर करूँगा। अभी मैं फ़िलहाल दूसरे मेथड पे आ रहा हूँ पहले, ठीक है। दूसरे मेथड का नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप में से किसी को अंदाज़ा है ये वाला मेथड कब यूज़ करना चाहिए? देखिए, हमारा जो डिस्कशन है वो इसी पे चल रहा है। अब ये 90,000 हमने अभी तक किससे, इस मेथड से सीख लिया। अब हम बात करेंगे वेटेड एवरेज के बारे में। तो वेटेड एवरेज हमें कहाँ लेके जाएगा, लीजिए एक छोटी सी बात है, अगर आप लोग दिमाग लगा सकें तो सुनिएगा। सोचो ये तुम हो, ठीक है, नर्सरी से पढ़ाई शुरू करी और सब कुछ कर लिया, ग्रेजुएशन तक हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गई। आज नौकरी के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू है आज तुम्हारा। जो इंटरव्यूअर होगा, जो तुम्हारा इंटरव्यू लेगा, वो तुम्हारी इस वाली मार्कशीट पे ज़्यादा ध्यान देगा या इस वाली पे ज़्यादा ध्यान देगा? सोच के बताओ, कोई टेंशन नहीं। लास्ट वाली पे। क्यों भाई? तुम लड़ोगे नहीं, देखना मेरे कितने अच्छे परसेंटेज थे, 97% नर्सरी में, इसको क्यों नहीं ले रहे? अच्छा, क्या इसे इग्नोर कर देना चाहिए? क्या बताओ तुम, क्या इसे इग्नोर कर देना चाहिए?
इग्नोर नहीं करना चाहिए यार, आपका बचपन ही आपकी फाउंडेशन है, इग्नोर नहीं कर सकते। पर मैं ये कह रहा हूँ कोई भी इंटरव्यूअर होगा तो वो इस पर ज़्यादा ध्यान क्यों देगा, क्योंकि ये अभी अभी हुआ है भाई। आप जैसे यहाँ थे ज़रूरी नहीं है आप आज भी वैसे ही हो। आज जो चीज़ें हुई हैं उनके रिकरेंस की, उनके दोबारा होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है फ्यूचर में, इसके होने की पॉसिबिलिटी कम हो गई होगी। नहीं समझे? मतलब जो इंटरव्यूअर है, जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है, वो चाहता है कि वो जो डिसीजन ले वो डिसीजन इससे मिलता जुलता हो। वो डिसीजन इससे मिलता जुलता नहीं हो सकता यार, वो बहुत पुराना हो चुका है, उसके ऊपर हम उतना भरोसा नहीं कर सकते। आपको समझ आ रहा है वेटेड मेथड क्या गेम है? हाँ, चले हम अंदर बात करें। हाँ, वेटेड मेथड जब लगता है जब हमारे प्रॉफिट्स समय के साथ या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, इसके अंदर करना क्या है, आज आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा जो मैंने आपसे पहले कभी पूछा नहीं इस मेथड में। पहले भी मैंने पढ़ाया था ये मेथड आपको। ये आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, पार्टनर अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं, गुडविल की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और जो हम मेथड यहाँ पढ़ रहे हैं अभी वेटेड वाला, उसके हिसाब से फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू, पिछले मेथड में फॉर्मूला होता था बस ये कट जाता था, वो होता था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, तो यहाँ लग गया वेटेड। तो इसलिए गेम क्या है इस बार, आपको सबसे पहले इन पुराने प्रॉफिट्स को उठाना होगा। और ये टेबल आपने उस मेथड में भी बनाई थी पीछे वाले में, अभी सोच के देख लो भाई, ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट और ये प्रॉफिट और बीच की एडजस्टमेंट्स वही वाली हैं। पढ़ के देखो ज़रा मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड और लेस करी हैं। एक्सपेंसेस दैट विल इनकर इन फ्यूचर, हम फ्यूचर के प्रॉफिट निकाल रहे हैं भाई। इन्हीं की हेल्प से मैं क्या निकालूंगा, अपना एवरेज निकालूंगा। सिंपल निकालूं या वेटेड निकालूं वो मेरी मर्जी है, पर निकलेगा तो फ्यूचर का एवरेज। और जब क्योंकि इन्हीं के बेस पर आप फ्यूचर का प्रॉफिट निकालने वाले हो, और अगर फ्यूचर में कोई नया खर्चा होने वाला है और वो भी ऑपरेटिंग टाइप का, तो वो खर्चा भी तो माइनस करना चाहिए। समझ रहे हो? वही लिखा हुआ है। ये क्लियर है? पिछले मेथड में मैं क्या करता था, बस इन्हीं का टोटल 5 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लेता था और उसे सीधा नंबर ऑफ ईयर परचेज से। यहाँ मैं क्या करूँगा, इन्हें मैं एक अलग टेबल के अंदर लेके जाऊँगा, यहाँ से यहाँ, और यहाँ पर नंबर ऑफ वो ईयर आ गए, यहाँ हम इन्हें देते हैं वेट, और ये है इनका प्रोडक्ट निकल जाएगा। सही है? ये वेट क्या रिफ्लेक्ट करता है? हाँ बोलो। कितना मतलब जैसे कितना हमसे कंसीडर करेंगे, जैसे अभी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा ना कि जो हम लास्ट वाला है उसको ज़्यादा रिसेंटली वाले को ज़्यादा कंसीडर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप अपनी गरीबों की भाषा में बताओगे ये 15 क्या है? आप इसे कहेंगे टोटल ऑफ वेट, यही कहेंगे ना आप लोग, क्योंकि आप लोगों को मैंने भी इतना ही बताया था। कुछ लगाओ दिमाग आपका, कुछ कह रहा हो तो। अच्छा एक बात बताओ, देखो मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है पता है? कि इस 12,000 के होने की पॉसिबिलिटी 1 टाइम है, इसके होने की पॉसिबिलिटी 2 टाइम है। समझ रहे हैं आप? ये जो 15 है ना, दिस इज नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर्स। दिमाग लगा के देखो, नहीं समझ आ रही ना? मैंने कहा ना गरीबों वाली बात। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मैं पता है क्या ले रहा हूँ, ये जो 12,000 है मैं यहाँ भी ले रहा हूँ और यहाँ भी ले रहा हूँ। अब जैसे ये है 70, मैं यहाँ भी 70 लिया, यहाँ भी 70 लिया, यहाँ भी 70 लिया, यहाँ भी 70 लिया, यहाँ भी 70 लिया।
अबे अगर मैं कह रहा हूँ ये जो 70,000 का प्रॉफिट है इसके होने की पॉसिबिलिटी 5 टाइम है, फिर आ गया समझ गए ये कहाँ ले जा रहा है टॉपिक? हाँ, फ्यूचर मतलब हमें एक्चुअल में कितने ईयर दे रखे हैं? 5, पर जब मैं इनको 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक तरह से नंबर ऑफ ईयर 15 हो गए। इसके होने की पॉसिबिलिटी 2 बार है, मतलब इसके अंदर 2 साल छुप गए, इसके अंदर 1 साल छुप गया, इसके अंदर 2 साल, इसके अंदर 3 साल, इसके अंदर 4 साल, इसके अंदर, समझ गए आप? इनसे मिलकर बना है ये, सही है? ये आया टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ये आ गया टोटल ऑफ। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ ये प्रॉफिट कितने साल का है? 15 साल का है भाई, 5 का नहीं है। और जब ये 15 का है तो इसको 15 से डिवाइड ही तो करेंगे जब एवरेज निकालेंगे, यस सर। समझे आप? तो ये इस तरह से फॉर्मेशन है इसकी, क्लियर है? और जैसे ही आपको ये वेटेड मिला आप इसे यहाँ लाओ और मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। सही है? आगे बढ़ते हैं। मुझे क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट डिस्कस करना है, वो हमें यही मिलेगा क्वेश्चन, कहीं ना कहीं हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। आई थिंक इसके अंदर होगा वो शायद। इसके अंदर है क्या देखना, क्लोजिंग स्टॉक। इसके अंदर कोई और पॉइंट, इंश्योरेंस वाला पॉइंट है एक। 4th पॉइंट देखो ज़रा, 4th पॉइंट कह रहा है गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड। कह रहा है आज तक हमने अपने माल का इंश्योरेंस नहीं करवाया था। करवाना चाहिए था, नहीं करवाना चाहिए था? करवाना चाहिए था। नॉर्मल एक्सपेंस है, और अगर तुमने नहीं करवाया था इसका मतलब, और कह रहा है अब हमने सोचा है कि हम ये फ्यूचर में करवाएंगे, मतलब फ्यूचर में एक नया खर्चा होगा, नॉर्मल खर्चा कि अब नॉर्मल खर्चा। नॉर्मल। और क्योंकि ये फ्यूचर का नॉर्मल खर्चा है तो मैं इसे हर साल में से क्यों माइनस कर रहा हूँ? क्योंकि इन्हीं के बेस पर तो फ्यूचर निकालना है, इसीलिए हर साल में से माइनस मैंने इसे किया। सही है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके अंदर शायद क्लोजिंग स्टॉक वाला हमें पॉइंट ये रहा, देखिए ज़रा 2nd पॉइंट। बेटे आपको जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो पिछले 4 साल के दे रखे हैं, ठीक है? और ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा था क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। कह रहा है यहाँ का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 2400 से ज़्यादा वैल्यू हो गया था। अच्छा, अगर मैं यहाँ का ट्रेडिंग अकाउंट बना लूँ, ट्रेडिंग बना लो या P&L बना लो, एक ही तो बात है। बताओ इस 24,800 को कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट, बोलो 24,800। अच्छा, आपको पता है ये आता है P&L के अंदर और ये ऊपर होता है ट्रेडिंग। कह रहा है यहाँ हमने क्लोजिंग स्टॉक लिखा था, जो भी वैल्यू लिखनी थी, जो भी लिखनी थी, कह रहा है वो नहीं लिखी, बल्कि हमने 2400 से ज़्यादा लिख दिया। मतलब अगर यहाँ लिखना था 10,000 तो मैंने 10,000 की जगह क्या लिख दिया? 12,000। बेटे इसकी वजह से, इस गलती की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ा होगा? कम हो गया। वो बढ़ गया होगा यार। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा था तो ये नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा। इसीलिए मैं इस वाले प्रॉफिट को क्या करूँगा? 2400 से कम कर दूंगा। और यहीं का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग। अब सोचो ओपनिंग स्टॉक में यहाँ पर जब आप ज़्यादा लिखोगे तो प्रॉफिट घट जाएगा इस साल। पता है ना क्यों? पता है ना? तो यहाँ के प्रॉफिट को मैं ऐड कर दूंगा। मतलब एडजस्टमेंट एक है, एडजस्टमेंट देखने में एक है, पर उसका ट्रीटमेंट 2 हैं। याद रहेगी बात? आगे चलें। तो ये जो चर्चा थी, ये चर्चा थी हमारी अब तक सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज की। अब हम चर्चा करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड की। बहुत ध्यान से सुनते जाना। वेटेज सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में यूज होता है ना? क्या बेटे? वेटेज। हाँ, वेटेड मेथड तभी लगेगा जब आपके पिछले साल के प्रॉफिट बढ़ रहे हों या घट रहे हों, मतलब उनमें कोई ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा हो। सही है? हाँ जी, अब हमारी चर्चा किसके बारे में होगी? सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
सुनते जाना, मैं पूरी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। जैसे ये ये कई बिजनेस दे रखे हैं और ये एक मार्केट है, ठीक है। मार्केट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप इस मेथड को समझते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो बिज़नेस है इसका आज का प्रॉफिट क्या है? 14 लाख रुपए कमाता है एक साल में, ठीक है। और ये कब बना था? 1991 में। ये बना था 1994 में, ये कमाता है 12 लाख, ठीक है। ये बना था 2003 में, ये कमाता है 9 लाख हर साल। ये 2008 में बना था, ये कमा रहा है 8 लाख का प्रॉफिट। ये बना था 2016 में और ये 6 लाख कमाता है आज, ठीक है। आज मैं भी अपना एक बिज़नेस एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ, आज मतलब 2021 में आज अपना बिज़नेस डालना चाहता हूँ इसी मार्केट के अंदर मैं भी, ठीक है। तो देखिएगा क्या होगा गेम। मेरे प्रॉफिट्स होंगे कुछ, हाँ सर, थोड़े बहुत तो होंगे, ठीक है। पक्का मेरे प्रॉफिट्स होंगे। क्यों? क्योंकि कोई कस्टमर तो मेरे पास भी आएगा, कोई ऐसा कस्टमर जो इन सब से नाराज़ हो वो मेरे पास आएगा, या कोई ऐसा कस्टमर जो पहली बार शहर में आया हो वो मेरे पास आ सकता है। हो सकता है किसी की यहाँ लड़ाई हो जाए तो वो मेरे पास आ जाए, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो कुछ कस्टमर्स नए बिजनेस के भी होते हैं, लगे बंधे तो इनके ही होते हैं जो पुराने हैं, हमारे नए वाले होते हैं। तो बेटे इनके भी प्रॉफिट्स कुछ तो होंगे। चलिए ज़रा इनके प्रॉफिट चेक करते हैं। लो जी, मैंने कितना एज्यूम किया? 3 लाख रुपए का प्रॉफिट एज्यूम किया है। किसका? नए बिजनेस का। मतलब नया बिजनेस भी 3 लाख रुपए का प्रॉफिट अगर आज ही आ जाए तो कमाएगा। अच्छा, नया बिजनेस इसके मुकाबले कितना कमा रहा है? कितना कम कमा रहा है? 11 लाख। और इसके मुकाबले 9 लाख, इसके मुकाबले 6 लाख, इससे 5, इससे 3। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये सब नए बिजनेस के मुकाबले कुछ एक्स्ट्रा कमा रहे हैं? तो ये सब नए बिजनेस के मुकाबले जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। इन सब का अपना अपना मतलब, अगर मैं इसके सुपर प्रॉफिट की बात करूं तो वो 11 लाख है, इसका सुपर प्रॉफिट 9 लाख है, इसका सुपर प्रॉफिट 6 लाख है। मतलब इसमें से 3 माइनस कर दो, इसका 5 लाख, इसका 3 लाख। समझ गए आप इतनी बात? आगे चलते हैं। एक लाइन है जो डिवाइड कर रही है 3 लाख तक के प्रॉफिट को। मैंने क्या माना है? अगर ये नॉर्मल है तो ये सुपर है, अगर ये नॉर्मल है तो ये, आप इतनी बात समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, गुडविल की वैल्यू किसको निकालनी पड़ सकती है? किसी को भी निकालनी पड़ सकती है भाई। जैसे मैं कह रहा हूँ, मान लो ये वाला बिजनेस अपनी गुडविल जानना चाहता है तो ये क्या करेगा? ये अपने प्रॉफिट्स को, अपना 14 लाख है ना इसका, अपने 14 लाख को इसके साथ कंपेयर करेगा। और अगर ये वाला बिजनेस अपनी गुडविल जानना चाहता है तो ये अपने प्रॉफिट को इसके साथ कंपेयर करेगा। समझ गए? और ये जानना चाहता है तो ये अपने को इसके साथ कंपेयर करेगा। भाई गुडविल की वैल्यू किसी भी बिजनेस को निकालनी पड़ सकती है कि नहीं? आगे चलते हैं। लो जी, मैंने यहाँ पर इन सब की गुडविल निकाल दी, सबकी गुडविल। अगर ये अपनी निकालेगा गुडविल तो इसके सुपर प्रॉफिट कितने हैं? 11 लाख। 11 लाख को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये कैसे लिया? 8 साल। मतलब इस नए बिजनेस को इसके बराबर आने में जो टाइम लगेगा ना, ये वो है कितने? 8 साल मैंने माना है फिलहाल, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसको इसके बराबर आने में कितना टाइम चाहिए? 6 साल। तो इसके सुपर प्रॉफिट कितने हैं? 9 लाख। समझ गए आप? तो ये गुडविल किसी की भी निकाली जा सकती है। इतना क्लियर है? आगे चलूं, सुनिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स डिफाइन करी हैं, आप चेक करें। एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सबका। नॉर्मल प्रॉफिट सबका सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका है, नए बिजनेस का है कि नहीं?
एवरेज प्रॉफिट, इनका एवरेज प्रॉफिट कितना है, जो इनका टोटल है, जो ये ऑन एन एवरेज हर साल कमाते हैं, कितना कमाते हैं, 14 लाख, 12 लाख, 9 लाख, 8 लाख, 6 लाख, सही है। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इनका डिफरेंस। समझ आई ये बात, आगे चलते हैं। अब फॉर्मूले पे तो बात हमने करी नहीं ना, फॉर्मूले पे तो बात कर लें, या आ गया समझ? मत दो जवाब भाई, सुनो। दोनों पार्टनर हैं, 5-6 साल काम कर चुके हैं, आज अपना रेशो बदल रहे हैं, गुडविल की वैल्यू जानना चाहते हैं। सिंपल एवरेज से निकाल सकते हैं, वेटेड एवरेज से निकाल सकते हैं, पर हम अभी निकाल रहे हैं सुपर प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट के हिसाब से फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को ज़रा समझ लें हम। लो जी, पहले ज़रा इस बैलेंस शीट पर नज़र डाल लो एक बार। ये क्या कहलाएगा, बोलो ना, कैपिटल, इतना सोच रहे हो यार। और ये क्या कहलाएगा, ये कैपिटल है भाई, ये भी कैपिटल ही है यार, ये भी कैपिटल ही है। क्यों, अगर ये रिजर्व नहीं बनाते पास्ट में, तो ये प्रॉफिट रिजर्व वाला बट जाता, तो कैपिटल ही तो बढ़ी हुई होती। और अगर ये फ्यूचर में भी किसी काम नहीं आया तो भी तो कैपिटल में ही बढ़ेगा, तो ये भी कैपिटल ही होती है, समझ गए। तो आज की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, आज की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 10 लाख। ये 10 लाख मैंने यहाँ ले ली, और यही 10 लाख आप इसमें से ये माइनस करके भी निकाल सकते हैं, तो वो ये रहा 10 लाख। एक होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड किससे बनता है, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, ऐसे रिजर्व जो फ्री हैं, फ्री मतलब जो बांटे जा सकते हैं, ठीक है। और नेट एसेट्स, जो कि क्या होता है, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, और इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, आपको पता ही है, क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होती है ना हमेशा। बैलेंस शीट समझ आ गई। अब हम अपने रेशो, अपने फॉर्मूले के ऊपर बात कर पाएंगे, सुनिएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि रिजर्व किस टाइप का है, तो हम उसे फ्री ही मानेंगे। फिर कंडीशन, या तो जब वो दे ही नहीं रहा कंडीशन की उस रिजर्व का करना क्या है, मतलब वो फ्री है, तभी नहीं दे रहा होगा, है ना। लो जी, सुनिएगा ज़रा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ज़रा इसी फॉर्मूले को हम पहले थोड़ा अपनी भाषा में समझ लें, हिंदी में। हाँ, ये फॉर्मूला हमें कहाँ लेके जाएगा, देखते जाइएगा। लो जी, सुपर प्रॉफिट को आप हिंदी में पढ़ लो ज़रा, यही होता है, नहीं होता ये वाली लाइन। जो हम, अगर हम अपनी गुडविल निकाल रहे हैं तो यही तो लाइन लिखेंगे कि हमें आज 15 साल हो गए मान लो, और हम आज जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, और आज ही एक नया बिजनेस आ जाए, तो उससे हम जो ज़्यादा कमाएंगे वही हमारा सुपर प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट को ही मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ, ठीक है। अब इसी लाइन को अगर मैं तोड़ दूं तो क्या ये दो हिस्से बन सकते हैं, हमारा प्रॉफिट माइनस नए बिजनेस का प्रॉफिट, सही है। चलिएगा ज़रा, नहीं, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे, ना दे तो आप 1, 2, 3 में से कुछ भी एज्यूम करके निकाल सकते हैं। ऐसा कभी वो करेगा नहीं फिर, क्योंकि फिर सबके आंसर्स अलग अलग आ जाएंगे, सही है, और फिर प्रॉब्लम आ सकती है ना। अच्छा, ध्यान रखना, जिसकी गुडविल निकाल रहे हैं वो इसी मार्केट में से एक बंदा है, एक बिजनेस है इसी मार्केट में से, और इन सब के अपने अपने ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हैं। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, कोई 2 साल पहले, कोई 2 दिन पुराना है, सही है। तो आपके हिसाब से मैं इसे इंग्लिश में कैसे लिखूंगा, हमारा प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट मतलब राज और देव जो अपनी गुडविल निकालना चाह रहे हैं, बताओ ना, ये ऑन एन एवरेज कितना कमाएंगे, ऑन एन एवरेज 1 साल का, 1 साल का कैसे निकालोगे, 1 साल का एवरेज
अबे इनके पास्ट को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो, इनका अपना ही तो निकलेगा जो निकलेगा, बस वो एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेटेड निकला है ना। लो जी, और मैंने इसे एक्सपेंड किया है थोड़ा सा। हमारा प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? पाँचों का टोटल डिवाइडेड बाय 5। हाँ, अगर इनके अंदर कोई उल जुलूल आइटम ऐड लेस हो रखा है तो वो सही करना पड़ेगा, फिर करेंगे हम ये वाला काम। सही है। और दूसरों का प्रॉफिट कहलाता है नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे भाई? सुनो ज़रा, सारे सवालों का यही जवाब दे दो, उससे ज़्यादा बढ़िया कोई बात नहीं। बताओ पहले ये कैसे निकलेगा एवरेज प्रॉफिट? क्या कोई एक बात बता सकता है? आज जिस दिन राज और देव अपना रेशियो निकाल रहे थे, उन्होंने कितनी कैपिटल बिजनेस में लगा रखी थी? 5 साल हो चुके हैं उन्हें, 5 साल हो चुके हैं बिजनेस में। आज वो अपनी गुडविल निकालना चाहते हैं। आज उनकी कैपिटल कितनी है? यही तो है कैपिटल एम्प्लॉयड। आज उन्होंने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं। बताओगे ज़रा, हर साल ऑन एन एवरेज वो कितना कमाएंगे? ऑन एन एवरेज वो कितना कमाएंगे? हर साल का पूछ रहा हूँ, 1 साल का पूछ रहा हूँ। कैसे निकालोगे? दिस प्लस दिस, एक कितना? 1.5 लाख। 1.5 लाख में 2 लाख ऐड करो, 3.5 लाख। 3.5 लाख में ये ऐड कर दो, 5 लाख। 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, 1 लाख। मतलब ऑन एन एवरेज वो कितना कमाने की सोच रहे हैं? 1 लाख। 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितना लगाना पड़ रहा है? 10 लाख रुपए लगाने पड़ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अब अगर आज ही एक नया बिजनेस आ जाए, वो कितने कमा पाएगा? अच्छा, कैपिटल तो सेम रखनी पड़ेगी, तभी तो कंपेयर कर पाओगे। मतलब अगर उनकी कैपिटल भी कितनी हो, 10 लाख नए बिजनेस की, उसकी एक परसेंटेज क्वेश्चन आपको देगा, अर्निंग परसेंटेज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। समझ रहे हैं आप? तो जैसे ही आप अपनी कैपिटल को उनकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? उनका प्रॉफिट मिल जाएगा नए बिजनेस का। मान लो उनकी परसेंटेज 8% है। अगर आज ही मार्केट में नया बंदा आ जाए तो वो सिर्फ 8% ही कमा पाएगा, यानी कि कितना? अगर कैपिटल उनकी भी यही रखनी है तो वो कितने कमा पाएंगे? तो बेटा यहाँ इसकी जगह पर क्या रखना है? 80,000। और हम कितना कमा पाएंगे? 1 लाख। ठीक है, तो बेसिकली हम कितना ज़्यादा कमा पाएंगे? 20। तो 20 को मल्टीप्लाई करना हम नंबर ऑफ ईयर परचेज। समझ आया फॉर्मूला? उत्कर्ष नींद में हो? देना बॉटल। बेटे अब मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एवरेज एंड सुपर प्रॉफिट। आपको पता है दोनों में क्या अंतर है? बोलो ना। yes, क्या बड़ा यस यस कर रहे हो? बोलो। सर उसमें सिंपली प्लस करके डिवाइड कर देते हैं। नहीं रे, नहीं रे, नहीं। अच्छा सुनो, सिंपल एवरेज में यही होता था, नहीं होता था? हाँ। सुपर प्रॉफिट में क्या होता था? सुनना, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट को क्या मान लेते थे हम? एवरेज माइनस AP माइनस NP। इसमें हम क्या करते थे? हम मानते थे, अभी जैसे पीछे एग्जांपल लिया कि हम कितना कमाएंगे और नया बिजनेस कितना कमाएगा, और इसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो मेथड है ये मानता है कि नया बिजनेस कुछ नहीं कमाता, मतलब उसने इसकी वैल्यू, और अगर इसकी 0 कर दी तो सोचो यही तो मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये मेथड बन गया। समझ गए? मतलब ये मेथड ऐसा मानता है कि नया बिजनेस कुछ भी नहीं कमाता है। सबसे एक्यूरेट। क्या सही है क्या ये? नहीं। भाई ये ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है। मेथड एक और इससे भी एक्यूरेट होता है, आपके लेवल की बात नहीं है, मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर वरना तुम ये 5 छोड़ दोगे, वो पढ़ लोगे जो सिलेबस में नहीं है कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइए ज़रा। अगर जैसे बाय चांस नॉर्मल क्वेश्चन आता है आएगा, तो वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा कौन से रेशियो से हमें, मतलब कौन से उससे निकालना है, कौन से मेथड से? हाँ। लो जी, बच्चा कह रहा है कि
अरे सही है क्वेश्चन, बच्चा कह रहा है कि गुडविल की वैल्यू मांग ले और मेथड ना बताए, तो बेटे उसमें आपको वो मेथड चूज करना है जो पॉसिबल है और बेस्ट पॉसिबल है। जैसे मैं कह रहा हूँ, मान लो आपको क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दे रखी, तो क्या आप ये वाला मेथड लगा पाओगे? नहीं लगेगा। इससे आगे वाले जो दो हैं कैपिटलाइजेशन वाले, वो भी नहीं लग पाएंगे बॉस, तो रह गए सिर्फ सिंपल और वेटेड। समझ गए? या फिर मैं कहूँ कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दे रखा, तो 3 मेथड नहीं लग सकते, सिंपल, वेटेड और सुपर कैपिटलाइजेशन वाले लगेंगे। तो ये सर्कमस्टांसेस आपको खुद विजुलाइज करनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी। सही है, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। आगे बढ़ रहे हैं। ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है, अब मैं अपने अगले मेथड की तरफ आऊँगा। समझ आ गया ना? इन 5 में सबसे एक्यूरेट सुपर प्रॉफिट वाला है। बेटे सारे ही एक्यूरेट हैं, और ज़्यादा एक्यूरेट जो होता है वो होता है एनवीटी मेथड, जो सिलेबस में नहीं है। इन 5 में से हम उसका तो नाम ही नहीं लिया। मेरे लिए अभी ये 5 एक्यूरेट हैं, बस मैं सपोर्ट नहीं करूँगा सिंपल एवरेज को। आंसर सेम नहीं आएगा भाई, आंसर सेम नहीं आएगा। 5 में से जो पहले 3 हैं जो हमने पढ़ लिए हैं उनसे अलग अलग आएंगे, और जो लास्ट के 2 हम पढ़ेंगे उनसे सेम आता है कैपिटलाइजेशन वाला। लो जी, कैपिटलाइजेशन मेथड की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनना, ठीक है? ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, अब अगले मेथड की तरफ चल रहे हैं सीधा सीधा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। पहले 3 मेथड के हिसाब से प्रॉफिट जो निकलता है वो प्रॉफिट्स के बेस पर निकलता है, प्रॉफिट्स के, और इसमें भी डिफरेंस है। ये इनमें निकलता है टोटल प्रॉफिट के बेस पर, इसमें निकलता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, और इन दोनों में निकलता है कैपिटल के बेस पर। ऐसा क्यों? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता, अरे ये वो अमिताभ बच्चन जी आ गए थे, सुनो, अरे मजाक कर रहा था, सुनो। यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि इन दोनों मेथड्स को लगाने की ज़रूरत कब पड़ सकती है। सही है, सुनिएगा। यहाँ 2 बिजनेस हैं, एक तो किसका है? राम और सीता का, दशहरा आने वाला है, और एक है कृष्ण और राधा का। अच्छा, दोनों की कैपिटल अलग अलग है, पर यहाँ इन दोनों के प्रॉफिट सेम है। अब देखो, जब प्रॉफिट सेम है तो गुडविल निकालोगे कैसे भाई? कंपेयर कैसे करोगे? मतलब व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स, फिर हम अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेते हैं, मतलब हम कैपिटल के बेस पे निकाल लेंगे मध्य। समझ रहे हैं आप? तो ये जो कैपिटलाइजेशन, इसीलिए इनका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड्स। सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो? हाँ सर। आओ फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे बच्चे हो तुम, भूत प्रेत जैसे? आओ। लो जी, आपको कैपिटलाइजेशन का मतलब पता है? अच्छा एक बात बताओ, क्या हम इंटरेस्ट का अमाउंट और इंटरेस्ट की परसेंटेज के बेस पर लोन का अमाउंट निकाल सकते हैं? सवाल समझे? मान लो मैं रुचि से कुछ पैसा ले रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा कितने ले रहा हूँ, मैं रुचि से कुछ लोन ले रहा हूँ। अब मैं उसे 8,000 रुपये का इंटरेस्ट दे रहा हूँ 1 साल के बाद, और मैं तुम्हें इंटरेस्ट की परसेंटेज भी बता दूँ, तो तुम लोन का अमाउंट बता सकते हो ना? मतलब रिटर्न और रिटर्न की परसेंटेज के बेस पर कैपिटल का अमाउंट निकाला जा सकता है। पॉसिबल है ना? तो बस यही है, इसी के ऊपर है ये कंसेप्ट। सुनिएगा क्या है गेम। पहले तो हिंदी समझ आ जानी चाहिए बॉस, जिसे हिंदी नहीं आती देश छोड़ दो भाई। राज और देव जिनका रेशो ये था, आज अपना रेशो चेंज कर रहे हैं। रेशो चेंज करने से पहले, अच्छा कितने साल हो गए इनको?
5 साल हो गए, और मार्केट में से ही एक बिजनेस है। ध्यान रखना, सबके अपने अपने अलग अलग साल हैं जब ये शुरू हुए थे, और इनको हो गए 5 साल, और 5 साल में इन्होंने ये प्रॉफिट्स अर्न कर लिए हैं। कोई मुझे बताएगा ऑन एन एवरेज, राज और देव, आने वाले हर साल में कितना कितना कमाएंगे? ऑन एन एवरेज आने वाले हर साल में कितना कमाएंगे? 1 लाख रुपया कमाएंगे। 1 लाख रुपया कमाने के लिए कितने पैसे लगा रखे हैं? 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, ताकि वो कितने कमा पाएँ? 1 लाख कमा पाएँ। सही है ना? अब क्वेश्चन में ये परसेंटेज दे रखी है। ये परसेंटेज क्या बताती है कि अगर आज एक नया बिजनेस मार्केट में आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जितना पैसा लगाएगा उस पैसे का 8% ही कमाएगा। मतलब अगर वो 100 रुपये लगाएगा तो 8 रुपये कमाएगा, 1 लाख रुपये लगाएगा तो 8,000 रुपये, वो कह रही है 80,000। अगर वो 1 लाख लगाएगा तो 8,000 कमाएगा, अगर वो 5 लाख रुपये लगाएगा तो 40,000 रुपये कमाएगा। समझ रहे हैं आप? रिया को नींद आ रही है, पता लग रहा है बेटे। हाँ, हम भी समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। जिस दिन तुम कोई बात बोलोगे ना उस दिन मैं भी ऐसे ही करूँगा। इट्स ओके। एक दिन मैं शाहरुख खान का एक इंटरव्यू सुन रहा था, अब बात याद आ गई तो हमने कहा बता दें। शाहरुख खान, अरे शाहरुख खान तो चल ही रहा है। अच्छा, शाहरुख खान आजकल चल रहा है, पर अलग वजह है उसकी। खैर कोई नहीं, वो बेटे की वजह से चल रहा है, नाम रोशन हो रहा है ना। सुनो, अरे सुनो तो सही। शाहरुख खान ने बोला, अरे मैं इसलिए बता रहा हूँ, तुम लोगों को नींद आ रही थी ना, थोड़ा तुम एक्टिवेट हो गए ना। शाहरुख खान ने बोला, कह रहा है मैं कभी कभी अपनी पिक्चर खुद देखने चला जाता हूँ जब फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो कह रहा है मैं पीछे बैठ जाता हूँ और लोगों के रिएक्शन चेक करता हूँ। 40 बार देख लेती है वो। ठीक है, कह रहा है लोग आते हैं, कह रहा है सामने कोई डायलॉग चल रहा है, कह रहा है डायलॉग को सुनते नहीं है, अपनी बातों में लगे रहते हैं। कह रहे मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। कह रहा बाद में फिर लोग कह देते हैं कि पिक्चर अच्छी नहीं थी। आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब ये है आप भी क्लास को ठीक से सुने, वरना बाद में आप ये कहेंगे कि हमें टॉपिक अच्छे से नहीं समझाया गया था। आप सर कैमरे में देख। अच्छा चलो, अरे नहीं वो अच्छा बोलता तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई। मैं कोई ऐसा फैन वैन वाली बात नहीं है, पर जो अच्छा है स्पीकर तो भाई उसका क्या प्रॉब्लम क्या है बोलने में। लिसन, अरे इसका मतलब है कि आने वाला बिजनेस, नया आने वाला बिजनेस कितना कमाएगा। अच्छा एक बात बता दो, अगर नया बिजनेस भी उतने ही पैसे ले आए जितने आज हम लगा रहे हैं। हट जितने आज इन्होंने लगा रखे हैं। चुप नालायक। चलो ठीक है, अगर ये 10 लाख रुपए ले आए आज, बताओ ये कितने कमा पाएगा? 80,000 ही कमा पाएगा। अच्छा, अगर वो हमारे बराबर कमाना चाहे तो परसेंटेज तो उसकी 8 ही रहेगी, परसेंटेज उसकी 8 ही रहेगी। अगर वो हमारे बराबर कमाना चाहे, एक मिनट, मतलब उसे घर से कुछ पैसे लाने हैं, उस पैसे का कितना कमा पाएगा वो, जो कि कितना होना चाहिए। 1 लाख। अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे, ये क्या है बेटा, ये x, इसका क्या मतलब है बोलो ना। अरे x को अपनी भाषा में बोलो ना। अबे ये लाइन, ये वाली देखो ना, x का मतलब यही है, हमारे बराबर 1 लाख कमाना है ना उसे, हमारे बराबर का 1 लाख कमाने के लिए उसको कितने लाने पड़ेंगे, ये वही है x। तो ये कैसे निकलेगा? 1 लाख, अरे ये 8 नीचे आ जाएगा, और ये है क्या, परसेंटेज है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। समझ गए आप? तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ इंग्लिश में
तो कैसे लिखूंगा? ये 1 लाख क्या है? 1 लाख ये है जो कि क्या है? एवरेज प्रॉफिट, हाँ, अपॉन NRR इनटू माइनस हमने आज कितने लगा रखे हैं। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल रही है 12,50,000। मतलब नया बिजनेस कितने पैसे आज लगाएगा? नया बिजनेस आज लगाएगा 12.5 लाख रुपए, और हमने आज कितने लगा रखे हैं? 10 लाख। अच्छा, वो भी 1 लाख कमाएगा और हम भी 1 लाख कमाएंगे। दोनों में से अच्छा कौन? हम। क्यों? क्योंकि 1 लाख वो भी कमा रहा है, हम भी कमा रहे हैं। वहाँ कुछ अच्छा ही नहीं है, पर उसके 1 लाख कमाने के लिए उसे चाहिए 12.5 लाख, हमारे 1 लाख कमाने के लिए हमें चाहिए 10 लाख। तो हम 2.5 लाख रुपए कम लगाकर उसकी बराबरी कर रहे हैं। यही हमारी गुडविल है। समझ आई? आगे जाके जो उसने एक्स्ट्रा कैपिटल लगा रखी है उसका फायदा भी तो होगा आगे जाकर ना। गुडविल की वैल्यूएशन आज है, और वो आगे बढ़ेगा तो हम भी तो आगे बढ़ेंगे। वो आगे बढ़ेगा तो हमें तो स्ट्राइक लगा। ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट। समझे? इसका प्रॉपर फॉर्मूला मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। आप ये समझ गए, नीचे यही लिखा हुआ है। इस पूरे को क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और माइनस करना है अपनी कैपिटल जो हमने लगा रखी है। इसका प्रॉपर फॉर्मूला पढ़ो। NRR की वैल्यू रखेंगे ना फिर यहाँ पर परसेंटेज है जी? NRR की वैल्यू तो रखनी है यहाँ। हाँ, NRR की वैल्यू। चलें आगे? पक्का? ठीक है। अब मैं आपके साथ 5वां मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट डिस्कस करूंगा, और ध्यान रखना दोनों से आंसर सेम आता है। ठीक है? अच्छा, इसके हिसाब से आंसर वैसे कितना आ रहा था? 2.5 लाख। 2.5 लाख आ रहा था। ठीक है, याद रखना 2.5 लाख आ रहा था। लो जी, यहाँ दोनों ही मैंने एक साथ लिख दिए हैं, आप दोनों ट्राई कर सकते हैं। इसके हिसाब से आंसर आ रहा था। अब इसके हिसाब से आपको लेना है सुपर प्रॉफिट। अच्छा, नए बिजनेस का प्रॉफिट कितना रहेगा? अरे कैपिटल तो हमने अपनी 10 लाख ली है, और 10 लाख पर हम कितना कमाएंगे? 1 लाख, और ये 1 लाख इसके बेस पर निकला है। नए बिजनेस की परसेंटेज कितनी दे रखी है? अब 8% इस पे अप्लाई कर दो। कैपिटल तो सेम ही रखनी पड़ेगी, कैपिटल सेम ही रखे। अगर कंपेयर करनी है तो सेम रखो। सोचो वो कितना कमा पाएगा? 80,000। लो जी, 10 लाख पर हम कमाएंगे इतना, और 10 लाख पर वो कमाएंगे इतना, तो बेसिकली हमारे और उसमें गैप कितना है? तो ये 20,000 ले लो, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8 कर लो सॉल्व। 2.5 लाख ही आएगा। आंसर सेम रहेगा इन दोनों मेथड से। सही है? आगे बढ़ा जाए तो गुडविल के 5 मेथड हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आपके हिसाब से अब हमें अगला काम क्या करना चाहिए? मुझे लगा आप लोग कह रहे हैं कि बकवास करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने तो कर ली ना मजाक करा सर। छुट्टी छुट्टी कह के। चलो खैर कोई नहीं, होता है, बकवास का भी दिन आता है। इट्स ओके। अब हम बात करेंगे अपने पुराने प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट के बारे में। ठीक है? अभी तो करी थी सर। नहीं, अभी तो हमने सिर्फ गुडविल की बात करी है बेटे। आप ज़्यादा बड़े हो गए हैं, थोड़े छोटे हो जाओ। सुनो बकवास। जब पार्टनर अपना रेशियो चेंज करते हैं, इसका ट्रीटमेंट आपको आ गया, इसकी वैल्यूएशन आ गई, इसकी गुडविल की एंट्री आ गई, और गुडविल की एंट्री का रीज़न टू कॉम्पेंसेट द लूजिंग पार्टनर। ना किसी को फ़ायदे में छोड़ना है, ना किसी को नुकसान में छोड़ना है, ना कोई एडवांटेज पे, ना कोई डिसएडवांटेज पे। अब हम लोग बात इसके बारे में नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अब हम बात करेंगे सिर्फ पुराने प्रॉफिट्स। पुराने प्रॉफिट्स यहाँ होते हैं, पुराने लॉसेज यहाँ होते हैं। फिलहाल लॉस दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो दे रहा है उस पर बात करो। आओ, अभी ये दोनों दिख रहे हैं, इनका क्या क्या कर सकते हैं? हैं? हाँ, तो मैं आपके साथ, देखो ये आपको पता है
कह रहे हैं कि ये दोनों यहाँ क्यों दिख रहे हैं, रीज़न बताऊँ या पता है? पता है ना, ये दोनों आपने पिछले किसी साल में अनडिस्ट्रीब्यूटेड छोड़ दिए थे, इसलिए आज बैलेंस शीट में नज़र आ रहे हैं, और दोनों का बैलेंस होता है क्रेडिट, और अगर कोई लॉस होता तो वो यहाँ दिख रहा होता जिसका बैलेंस होता है डेबिट। अब मैं आपके साथ इनका ट्रीटमेंट डिस्कस करूँगा इसके अंदर, ठीक है? फिर मैं आपके साथ अगर ये यहाँ होते तो वो यहाँ डिस्कस करूँगा, सही है ना? अच्छा हाँ, मैं एक बात भूल गया, किसी को जाना है? सही है, अच्छे हैं सारे, कोई नहीं कह रहा, किसी को जाने का मन ही नहीं है, बताओ। लो बेटे, इन दोनों की अगर मैं बात करूं, आपके हिसाब से इंसानियत के नाते ये कैसे बंटना चाहिए? इंसानियत के नाते ये बंटना चाहिए ओल्ड रेशो में, ठीक है? तो यानी कि इसका पहला ट्रीटमेंट जो पहले बॉक्स में नज़र आ रहा है, सही है कि नहीं है? बोलो, पहला ट्रीटमेंट बिल्कुल उचित है। अच्छा, ऐसा करने पर क्या हो जाएगा? इन दोनों को नई बैलेंस शीट में जगह नहीं मिलेगी, ये दोनों बैलेंस शीट से डिसअपीयर हो जाएंगे। क्या ना इसे? इसके लिए एक मैंने मुहावरा भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। जैसी करनी वैसी भरनी, मैंने ये नहीं बोला था? हाँ? अरे इसके साथ प्रॉब्लम मैं कह रहा हूँ, सुनो सुनो, ये एंट्री जो आपने डाली, इस एंट्री को डालने की ज़रूरत क्या है? इन्हें मत बांटो आज, आप ऐसे इनको इग्नोर कर दो, सोचो ही मत कुछ है, जैसे बाकी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वैसे ही सोचो और आगे बढ़ जाओ, फिर एक प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर में। अगर आपने इन्हें आज नहीं बांटा पुराने रेशो में, आज पार्टनरशिप डीड तो नहीं बनेगी और उसमें लिखा जाएगा नया रेशो, है कि नहीं? तो फ्यूचर में प्रॉब्लम एक आएगी, पार्टनर्स में झगड़ा होगा, एक कहेगा नए में बांट, एक कहेगा पुराने में बांट। नहीं समझे? अरे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, आज बांट के खत्म कर दो, जिसका है उसको दे दो, खत्म बात। समझ गया? ये क्लियर है? ये पहला ट्रीटमेंट, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन ओल्ड PSR। नींद आ रही हो तो बताओ, मैं पानी छिड़कूं थोड़ा थोड़ा? हाँ, वो पूजा के बाद डालते ना फूल से, गंगा जल। आओ, अच्छा दूसरा ट्रीटमेंट है बेटे एडजस्टमेंट। ऐसा करने पर एक नुकसान भी है, रिजर्व्स को बैलेंस शीट में आप शो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बैलेंस शीट में रिजर्व दिखना अच्छी बात है कि बुरी बात? हमारी ज़िंदगी में सेविंग्स होना अच्छी बात है ना, तो बिजनेस की भी सेविंग्स होना अच्छी बात है। उत्कर्ष यहाँ ध्यान दो, कहाँ देख रहे हो? अंदर जाना है तो अच्छे ध्यान दे भाई। हाँ, तो बेटे आप चाहते हो कि फ्यूचर में झगड़े भी ना हो रिजर्व को लेके, और रिजर्व बैलेंस शीट में भी दिखाई देते रहें, तो एक और तरीका है, आप रिजर्व को वैसे ही एडजस्ट कर दो जैसे आपने गुडविल एडजस्ट करी थी। इसके साथ भी प्रॉब्लम क्या थी? बंटने चाहिए थे ओल्ड रेशियो में पर बंट जाते, इसीलिए गुडविल एडजस्ट करनी पड़ी। सेम प्रॉब्लम इनके साथ भी तो आ रही है, बंटने चाहिए ओल्ड रेशियो में, अगर आज नहीं बांटा तो फ्यूचर में बटेंगे नए रेशियो। तो देखो ना, वही ट्रीटमेंट है बिल्कुल गुडविल वाला। पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो और फिर इनकी जो वैल्यू थी, कितनी वैल्यू थी, नालायकों की छुप गए, देखो दोनों का टोटल ले लो 1.5 लाख, तो 1.5 लाख के ऊपर ये अप्लाई कर दो, कितना 25,000, वाई से 25 लेके एक्स को दे दो। देखो सिर्फ कैपिटल्स चेंज हो गई दोनों की, और ये दोनों सेम बने हुए हैं। पल्ले बड़ी बात? पक्का? तो अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑन द डेट ऑफ चेंज इन PSR, क्या ट्रीटमेंट है? 2 ट्रीटमेंट है, ईदर डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड PSR, बट आफ्टर डूइंग दिस द रिजर्व्स विल disappear from the balance sheet, which can harm your financial position. ठीक है? And what is the second treatment? We can adjust it by using sacrificing ratio, which will result what? Reserves will still appear in your new balance sheet. ठीक है? इसमें हम गेनिंग पार्टनर डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट कर देंगे, जस्ट लाइक गुडविल। हाँ, दोनों का टोटल ले लो, सही है। आगे बढ़ रहे हैं, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर ये आइटम यहाँ दिखाई दे रहे होते तो क्या होता। हाँ, एक तो पॉसिबल है P&L, हाँ मुझे पता था।
कोई कहेगा। लो जी, अगर पी एंड एल दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है तो एक तरीका तो यही है, बांट दो। बांटोगे तो कैपिटल घट गई और यहाँ से वो हट, यहाँ से वो हटा, यहाँ से कैपिटल घट गई। दूसरा ट्रीटमेंट है एडजस्ट कर दो। अगर आप एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा, इस बार एंट्री उल्टी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है। देखो रेशो में जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है एक्चुअली वो गेन कर रहा होगा, सोच के देखो। और जो रेशो में गेन कर रहा है वो एक्चुअली, इसीलिए एंट्री भी रिवर्स हो जाएगी। नहीं समझ आई मेरी बात? सच बताओ, मोटी मोटी बात बताओ, नहीं किस किस को नहीं आई? अरे गहराई से बात करेंगे, बोलो ना, मैंने ऊपर ऊपर से बताया है। कोई भी कंफ्यूजन है बताओ तो सही यार। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉफिट जितना ज़्यादा मिले उतना बढ़िया या जितना कम मिले उतना बढ़िया, है ना? और लॉस भाई जितना कम मिले उतना बढ़िया। अब तुम सोचो ना, अच्छा रेशो में आ जाओ। रेशो में जो बदलाव आया है किसको फ्यूचर में कम मिलने वाला है? एक्स को। फ्यूचर में एक्स को कम मिलने वाला है, मतलब फ्यूचर में एक्स को इस लॉस में से भी कम मिलेगा। और अगर एक्स को फ्यूचर में लॉस कम उठाना पड़ा, इसका मतलब एक्स विल बी एट गेन, है ना? एक्स गेन पे होगा कि नहीं, है कि नहीं? जबकि रेशो में एक्स सेक्रीफाइस पे दिख रहा है ना, समझे? और भी गहराई है, बताओ तुम्हारी मर्जी। समझ गए? आओ तो फिर आगे चलते हैं। ये पुराने प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट मैंने आपको समझाया है। क्या ये कंप्लीट हो गया टॉपिक? नहीं। मैंने अभी आपके साथ जो डिस्कस किया, मैंने आपके साथ डिस्कस किया एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस से। अभी इसके अंदर कुछ गेम है बेटे। सारे रिजर्व ऐसे नहीं होते हैं जिनका ये ट्रीटमेंट होता है। ये ट्रीटमेंट था फ्री रिजर्व का। समटाइम्स हमारे पास ऐसे रिजर्व होते हैं जो कंडीशन बेस्ड होते हैं, तो कंडीशन बेस्ड रिजर्व का ट्रीटमेंट लिटिल डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा लिटिल डिफरेंट। नालायक, सुनो ऐसे सुनो भाई, एक बार ये बॉक्स पढ़ना जरा। ये पढ़ लिया ना अब तक? हाँ, ये इसके आगे वाला है, बट वाला पढ़े। आओ जरा। लो जी, अगर जैसे जो ट्रीटमेंट हमने अभी पढ़ा है पीछे वाला, वो इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है, ठीक है? और इनके ऊपर अप्लाई कंडीशन बेस्ड है। अगर इनके बारे में क्वेश्चन में कोई कंडीशन दे रखी है तो उसे फॉलो करेंगे, फिर इनका बचा हुआ होगा तो वही ट्रीटमेंट हो सकता है। और कंडीशन नहीं है तो पूरा ट्रीटमेंट वही वाला जो हम पढ़ के आए, ठीक है? लीजिए ज़रा अगला लें। हाँ, फिर नॉर्मल ट्रीटमेंट है, अगर कुछ नहीं कह रहा है तो। ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के बारे में है बेटे। पहले एक बार ये पढ़ो आप, थियोरी क्लियर होनी चाहिए बातें। ये रिजर्व बनाने की एंट्री है, समझ आ रहा है? वो इधर हाँ जी, IFR के बारे में मैं ये कह रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दे रखी है, ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट आपने पहले कभी खरीदी होगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू में कभी भी गिरावट आ सकती है। और बीच में अगर कभी भी इसकी वैल्यू में गिरावट आई तो वो जो गिरावट आएगी वो आपको P&L में खर्चे के तौर पर डालनी पड़ती है, नुकसान के तौर पर। वो हमारे प्रॉफिट्स को इम्पैक्ट कर सकती है और हमारे प्रॉफिट्स बुरी तरह इम्पैक्ट ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपने हर साल के प्रॉफिट्स में से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डाल देते हैं। इसीलिए यहाँ पर रिजर्व दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब आज पार्टनर अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं, और जब अपना पार्टनर रेशियो चेंज करते हैं तो रिजर्व का क्या होता है, या तो बांट दो या एडजस्ट कर लो। पर इसके साथ प्रॉब्लम है कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आज इसमें कोई चेंज आया है, घटने वाला चेंज, तो उसका असर इस पर भी आएगा। और अगर ये बढ़ी होगी तो ये फ्री है। फ्री मतलब फिर आप इसे पुराने रेशियो में बांट सकते हैं। समझ आया? एक केस ले लें, चलो।
मान लो इसकी मार्केट वैल्यू इसकी हो गई है 60,000, तो क्या करूं? अगर इसकी मार्केट वैल्यू 60 हो गई है तो मतलब इसे 40 से घटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ कितने की दिखानी है। तो मैं क्या करूँगा, इन्वेस्टमेंट को 60 से, पागल 60 यहाँ रखनी है, 40 से कम करना पड़ेगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होकर यहाँ डेबिट होकर बढ़ी थी तो यहाँ क्रेडिट होकर कम हो जाएगी। और सोचो ना, एक में से कितनी कम कर रहा हूँ, तो 60 ही तो रह गई। अब इसको पूरे को क्या कर लोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 30 और 10 का जो कम है वो रिवैल्यूएशन से कवर कर लेंगे, और फिर ये लॉस पुराने रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सही है। तो ये IFR का ट्रीटमेंट रहा हमारा। थोड़ी सी मेहनत और बस ध्यान से सुन लेना। रीवैल्यूएशन डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है? कुछ नहीं है, सिर्फ कहानी है जी। X और Y पार्टनर थे और कुछ साल काम कर लिया, ये एडजस्ट करना सीख लिया, पास्ट एडजस्ट सीख लिया। अब हम एडजस्ट क्या सीखेंगे, चेंज इन द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जो कि क्या बना देता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, सुनिएगा। ठीक है जी। नाउ वी विल स्टार्ट आवर न्यू एडजस्टमेंट विच बिलोंग्स टू द प्रेजेंट। ये नीड नहीं है आपको इसकी, सीधा सीधा चलते हैं हम आगे अपनी स्लाइड पर। नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी ना, अब इतने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हम काफ़ी डिटेल्स में बात कर चुके हैं पहले। मैं सिर्फ आपसे यहाँ कंसेप्ट डिस्कस करना चाह रहा हूँ। लो बेटे, ये जो प्रेजेंट की एडजस्टमेंट है ना, ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे लगता है। बेटा ये लाइबिलिटी के अंदर नहीं आएगा, यहाँ बात हो रही है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ की, कैपिटल की नहीं है। क्योंकि जितनी हम एडजस्टमेंट करते हैं ना, जो सारी किस किस चीज़ की, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, उन सब का असर कैपिटल पे पड़ता है। लगा के देख लो, गुडविल का इस पे आता है, पुराने प्रॉफिट्स लॉसेस रिजर्व का इस पे आएगा, और जो रिवैल्यूएशन हम पढ़ रहे हैं उसका भी इसी के ऊपर आएगा। सही है। तो बेटा एक बार ज़रा ये पढ़ लें पूरा बॉक्स। ये वाला, if this profit or loss is not distributed prior to changing profit sharing ratio, हाँ मतलब रेशियो बदलने से पहले इसका ट्रीटमेंट अगर नहीं किया तो क्या होगा, आगे जाके दिक्कतें आएंगी। सीधी सी बात है। और ये भी इंपॉर्टेंट है। However, if the ratio remains अनचेंज, कह रहा है मान लो अपना रेशियो पार्टनर चेंज नहीं कर रहे हैं, तो फिर चीज़ों को रिवैल्यू करने का कोई लॉजिक नहीं है भाई। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। लो जी, अगला सुनिएगा ज़रा। कह रहा है एसेट्स और लाइबिलिटीज अपियरिंग इन अबव बैलेंस शीट आर अपियरिंग एट देयर, सही लिखा है? बोलो सही लिखा है? एक शब्द मिसिंग है। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉस्ट प्राइस पर हैं, पर कुछ रिटर्न डाउन वैल्यू पर भी होती हैं। डेप्रिसिएशन भी लग जाता है ना चीज़ों पर, है ना? सो द वर्ड शुड बी एट कॉस्ट प्राइस और एट रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, कुछ तो ऐसा हो ना जो हम आपस में बात कर चुके करें। सब कुछ ही लिख दूंगा तो फिर गड़बड़ हो सकती है ना। आगे आओ। कह रहा है वेयर एज, कह रहा है जो चीज़ें दिख रही है ना ये वाइट वाली, ये या तो कॉस्ट प्राइस पे हैं या फिर ये रिटर्न डाउन वैल्यू पर हैं। ठीक है, वेयर एज टुडे देयर मार्केट वैल्यू में भी
डिफरेंट, हो सकता है इनकी मार्केट वैल्यू आज कम हो या ज़्यादा। अब जैसे ये ज़मीन हमारे हिसाब से 1.5 लाख है आज, पर ज़रूरी तो नहीं है मार्केट में ये 1.5 लाख में बिके, ज़्यादा भी बिक सकती है, कम भी बिक सकती है, ठीक है। तो कह रहे हैं सम एसेट्स माइट हैव इंक्रीज, इससे प्रॉफिट बन गया होगा, एक छुपा हुआ प्रॉफिट। हो सकता है कुछ एसेट घट गई होंगी तो लॉस बन गया होगा, हो सकता है कुछ लाइबिलिटीज़ बढ़ गई होंगी तो, कुछ लाइबिलिटीज़ घट गई होंगी तो ये चारों चीज़ें मिलकर या तो कोई प्रॉफिट बना देती हैं या और वो छुप जाता है। सुनिएगा, कह रहा है टोटल प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़, ये बन जाएगा। सुनिएगा, कह रहा है इट बिलोंग्स टू, बोलो, बस इसकी एडजस्टमेंट हम प्रेजेंट डेट पर कर रहे हैं क्योंकि हम आज की डेट की वैल्यूज़ लेंगे, मार्केट वैल्यू, इसीलिए इस एडजस्टमेंट को हम प्रेजेंट की एडजस्टमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। हैंस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। कह रहा है ये जो प्रॉफिट निकला है, ये प्रॉफिट यहाँ से लेके यहाँ तक जो चेंज आया है उसका है, और यहाँ रेशो क्या था, तो कह रहा है इसीलिए ये प्रॉफिट या ये लॉस इस रेशो में ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। सही है कि नहीं? आगे आइए ज़रा। हैंस द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बिफोर चेंजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हाँ जी, देखो बेटा इसे देखो, कह रहा है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, मैक्सिमम 10 मिनट लूंगा, ढंग से सुन लो बस। कह रहा है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वी नीड बुक वैल्यूज, यानी कि ये जो बैलेंस शीट के अंदर है ये तो दे ही रखी है, और हमें कि आज की इनकी मार्केट वैल्यू क्या है, तभी तो कंपेयर करोगे, तभी तो पता लगेगा, ठीक है। हाँ, इसके साथ चलो कोई नहीं। कह रहा है क्वेश्चन विल प्रोवाइड अस, क्वेश्चन हमें ये भी देगा और वो किस तरह से देगा, बैलेंस शीट के नीचे दे देगा कि किस एसेट की आज की वैल्यू क्या है और किस लाइबिलिटी की आज की वैल्यू क्या है। हो सकता है कोई नई एसेट भी हमें दे दे, और हो सकता है कोई नई लाइबिलिटी भी हमें दे, और हो सकता है ये भी कह दे कि ये एसेट बेकार है, या फिर कह दे ये लाइबिलिटी बेकार है। मतलब किसी भी लाइबिलिटी को हटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। सिमिलरली किसी भी एसेट को हटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। सही है, चलिएगा ज़रा। कह रहा है बुक वैल्यूज़ अपीयर इनसाइड द बैलेंस शीट और मार्केट वैल्यूज़ अपीयर आउटसाइड द बैलेंस शीट। इसका कोई एग्जांपल? हाँ लो ना, एग्जाम्पल क्या, ये लो, ऐसे ही तो आते हैं आपके क्वेश्चन, याद करो, रिवीजन चल रही है, भूलो ना, है ना, पहली बार थोड़ी कर रहे हैं हम चैप्टर। अब जैसे वो क्या कह रहा है, कह रहा है इसकी वैल्यू मार्केट में घट गई है, कह रहा है 30,000 नहीं मिलेंगे, मतलब 90 ही मिलेंगे डेटर से, मतलब इसकी वैल्यू घट गई है, पहला केस हो गया। अगला कह रहा है इसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ गई है, ठीक है, ये भी हम कर लेंगे। क्रेडिटर्स कह रहे हैं इनकी वैल्यू कम हो गई है, मतलब इतने नहीं देने, अब हमने 55 ही देने, 15 के नहीं देने, और कह रहा है इनकी वैल्यू बढ़ गई है। 4 केस बनते हैं, चारों ले लिए मैंने, ठीक है, ताकि मैं आपको सारी कुछ चीज़ों को समझा सकूं, ठीक है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कह रहा है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस वी हैव 2 वेज। देखना ज़रा कौन से 2 रास्ते हैं। सुनते जाना, यहीं से गेम शुरू होता है। लो जी, इन्हें क्या कहूँ, कौन सी वैल्यूज़, बुक वैल्यूज़, और ये दे रखी है मार्केट में क्या चेंज वेंज आया है, ठीक है। अब ये जो हमारी प्रेजेंट की एडजस्टमेंट है, जो कि किस चीज़ से बिलोंग करती है, एसेट और लाइबिलिटीज़ में आए हुए चेंज से, उनकी वैल्यूज़ में जो चेंज आया उससे। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, व्हेन द पार्टनर्स want to show new values of assets and liabilities in the balance sheet। पार्टनर चाहते हैं कि एसेट और लाइबिलिटी की ये वैल्यूज़ यहाँ दिखाई ना दें। ये बैलेंस शीट कौन सी है, बिफोर चेंज इन पीएसआर, और ये बिफोर नहीं होगी, ये आफ्टर चेंज इन पीएसआर लिखना चाहिए मुझे, ये मेरी गलती है, मैं इसे ठीक कर लूँगा। सही है, यहाँ आफ्टर आएगा। पार्टनर चाहते हैं इसके अंदर नई वैल्यू दिखाई दे, तो कैसे दिखाई देंगी, हमारे कहने से दिख जाएंगी। क्या करना चाहिए, एंट्रीज डलेंगी। अब जैसे पहला चेंज देखो, अब ध्यान रखना, हम ना तो इसके बारे में बात करेंगे और ना ही
ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसका एक ही तरीका है और इसके दो तरीके थे, या तो बांट दो या एडजस्ट कर दो। अब हम पढ़ रहे हैं रिवैल्यूएशन वाला, इसके दो तरीके, मैं पहला तरीका डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ जी बताओ। जैसे कि पहला चेंज किस चीज़ का है, कितने दिख रहे हैं अंदर, कह रहा है 20,000 के बेकार हैं मतलब 30 के, तो यहाँ कितने दिखाना चाहते हैं, तो भाई 90 कहने से तो नहीं होंगे, मतलब 30 के डेटर हमें क्रेडिट करने पड़ेंगे। तो एंट्री में मैंने यहाँ पर डेटर क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट करना पड़ेगा, नया अकाउंट। ठीक है, पहली एंट्री समझ आई। तो ये एंट्री किस चीज़ की है, आई वॉन्ट अ यूनिवर्सल आंसर। ये एसेट के डिक्रीज की एंट्री है। कोई भी एसेट घटेगी तो इसी तरह से घटेगी, बस यहाँ एसेट का नाम चेंज हो जाएगा। अगला कह रहा है इसकी वैल्यू बढ़ गई है, मतलब यहाँ पर कितना दिखाना चाहते हैं, तो भाई ये तभी पॉसिबल है जब लैंड डेबिट का होगा 140 से, क्योंकि लैंड ऑलरेडी कितने का है, तो 150 में 40 ऐड हो जाएगा तो 290 हो जाएगा। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन, और ये एंट्री है एसेट इंक्रीज की। अगला क्रेडिटर 15,000 से कम करने हैं तो क्रेडिटर डेबिट करने पड़ेंगे, रिवैल्यूएशन। ये एंट्री है लायबिलिटी डिक्रीज की, इससे क्या असर पड़ेगा, क्रेडिटर कितने हो जाएंगे, 55 के हो जाएंगे। बात समझ आ रही है। अब आप ये लाइन समझ लो, पहले ये लाइन क्या कहना चाह रही थी, कि पार्टनर चाहते हैं एसेट और लायबिलिटी की नई वैल्यूज बैलेंस शीट में दिखाई दें, इसके लिए उन्हें रिवैल्यूएशन एंट्रीज डालनी पड़ेंगी। अगर क्वेश्चन आपसे रिवैल्यूएशन एंट्रीज ना मांगे तो आपको एंट्रीज शो नहीं करनी है, पर वो डल रही होंगी, अकाउंटेंट ने डाली होंगी, हमें पेपर पे शो नहीं करनी है, बस समझ गए। पेपर पे शो तभी करोगे जब क्वेश्चन बोले एंट्री भी डालो, सही है। हाँ, अगला कह रहा है इनकी वैल्यू बढ़ गई है, कितने से बढ़ गई है, घट गई है, तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू, तो ये लायबिलिटी इंक्रीज की। 4 ही केस हो सकते हैं। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हुई तो बेटे यही तो बना, रिवैल्यूएशन टू नई लायबिलिटी, और लगा लो कोई भी केस, मतलब दुनिया इसी के अंदर है, इससे ऊपर कोई केस नहीं है, जो भी आएगा वो इसके अंदर एडजस्ट हो सकता है, सही है। इसीलिए मैंने चारों केस ले लिए थे। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग कितने हो जाएंगे, 45, ठीक है। अगला काम, अब इन चारों एंट्री से एक नया अकाउंट खुल गया होगा, रिवैल्यूएशन ले लो, इसमें रिवैल्यूएशन डेबिट है तो टू डेटर्स कितना 30,000, इसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो बाय लैंड कितना, इसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, इसमें रिवैल्यूएशन डेबिट है, नेट निकाल लो, 155 में से 35 निकाल दो, 120, और ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ इस तरफ क्या आता है, एसेट का इंक्रीज और लायबिलिटी का डिक्रीज, इस तरफ क्या आता है, एसेट का डिक्रीज और लायबिलिटी का। ये वो तरीका है जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये वाला है ना, पर एंट्रीज से कनेक्शन आपको आना चाहिए, क्योंकि एंट्रीज समटाइम्स हिट करनी पड़ती हैं आपको। अच्छा, अब हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, सोचना, सुनो, पुराने रेशियो में या सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, पुराने रेशियो में। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने ये लाइन जो लिखी है ना, वो कह रहा है नई वैल्यूज पे चीज़ों को दिखा दो, और जब आपने चीज़ों को रीवैल्यू कर दिया तो पुराने प्रॉफिट को पुराने रेशियो में ही तो बांटोगे। अभी जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना दूसरा तरीका, तो कंपेयर करना। अब आप इसे बांट दो, इसको बांटने की एंट्री मुझे बताएगा निश्चय। अगर तुम्हें लगता है ये प्रॉफिट है तो बता दो, लॉस है तो मत बताओ। हैं, मुझे लगा था मुझे ही नहीं आता टॉपिक, तुम्हें भी नहीं आता, मेरी तरह ही हो बिल्कुल नालायक। कुछ नहीं बेटे, गुड नाइट। किस किस को आता है हाथ उठाओ भाई साहब।
आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। वर्षा कहाँ देख रहे हो बताओ? डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट केड़ा बैलेंस? यहाँ पे सर डेबिट बैलेंस वो क्रेडिट बैलेंस आया है। पापी नहीं क्रेडिट बैलेंस। ये क्रेडिट बैलेंस है, हाँ हाँ तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। हाँ टू एक्स और टू एक 20 को बांट दो इस रेशो में 60 और, तो यहाँ पर इनकी कैपिटल जो दे रखी थी इसमें 60 ऐड हो जाएंगे, एक की हो जाएगी 240 और एक की हो जाएगी और गुडविल, और इसकी बात हम नहीं कर रहे थे, ध्यान रखना। सही है। अब मैं आपसे दूसरा तरीका डिस्कस करूँगा। पहले इसी का एक बार सोल्यूशन मैं आपको दिखा दूँ, सुंदर सुंदर। देखो, लगाओ लगाओ, टाइम लगाओ, तुम्हारा अपना ही तो है। लग गई आपको? लड़ाई हो जाएगी। छोटा है अभी, छोटा है अभी 10th से आया है। बेटे एक बार आप इस पे टाइम लगाओ, मैंने आप ही के लिए स्लाइड खोली हुई है। आर यू सेटिस्फाइड दिस वन? वैसे पूछेगा नहीं इस लेवल की बात, मैं फिर आगे बढ़ लूँ? ठीक है, आओ, बहुत अच्छी बात है। हाँ बोलो कि तुम्हें ये लाइन समझ आ रही? पहले बता दो क्या। जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो वैलिडेट नहीं हो रहा। ये तो लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ समझ आ रहा है? मतलब इसके अंदर कोई सवाल उठ रहा है तुम्हारा? मैं ये पूछ रहा हूँ क्या कि जो नॉर्मल कॉस्ट थी इनकी पहले हाँ। वो वैलिडेट नहीं हो रही, ऐसा कैसे हो सकता है? है नालायक, अकल से पैदल। देखो क्वेश्चन कुछ और उठता है आज। जब हम 11वीं में थे तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था थ्योरी का, थ्योरी बेस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उसके अंदर हमारा एक कंसेप्ट होता था ओरिजिनल कॉस्ट कंसेप्ट, और ओरिजिनल कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता था कि चीज़ों की वैल्यू मार्केट में डेली घटती बढ़ती है भाई, अपने को नहीं पड़ता कोई फ़र्क, बढ़ती रहे बढ़ती रहे, घटती रहे घटती रहे, कुछ भी हो जाए, हम अपनी चीज़ों को उसी वैल्यू पर दिखाएंगे जिस पर हमने उन्हें ख़रीदा था, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट पर, है ना। तो ये रूल हमने यहाँ तोड़ा कि नहीं तोड़ा? नहीं तोड़ा। कैसे? क्योंकि देखो बोलो। वो कह रही है नहीं तोड़ा, कैसे? तोड़ तो दिया। देखो ना तुमने, लैंड एंड बिल्डिंग हमने, अच्छा ये जो वैल्यू है हमने कितने की खरीदी थी? ये तो हमने बढ़ा दी, हमने तो रूल तोड़ दिया। पर हमने बांटा भी तो है ना। है बांटा भी तो है जो एंगल वो नहीं है, बांटा कि क्या किया तुमने, पर बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ाया? देखो ना। और ऐसा तुमने 4 चीज़ों के साथ किया, एक भी नहीं। तो तुमने ये रूल तोड़ा कि नहीं तोड़ा? सवाल है ना। मेरा भी था कभी, पर मुझे आंसर ढूंढा। हाँ कह रही है मिला, ऐसे नहीं मिलते आंसर, सोचना पड़ता है चीज़ों के बारे में। जस्ट इमेजिन अरे ये क्रिश का डायलॉग है, मुझे भी पता है भाई, हमने भी देखी है पिक्चरें। ये वाली बैलेंस शीट और ये बैलेंस शीट एक ही फॉर्म की है क्या? सवाल का जवाब सोच के देना बॉस। नहीं, मना कर रहा लड़का। नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो रिकॉन्सिलिएशन यस, ये एक नई फॉर्म की बैलेंस शीट है बॉस। सो कैन आई से ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ दिस फर्म वर ओवरटेकन बाय दिस फर्म, एंड व्हेन द थिंग्स आर ओवरटेकन दे कैन बी रीवैल्यू। उन्होंने उस पॉइंट पे तो अपनी वो नहीं बदली ना, इसलिए ठीक है। हाँ, तो ये नई फॉर्म बन गई है, तो इसलिए चीज़ों को रिवैल्यू किया जा सकता है। सोचो, एक घर है मेरे पास 25 साल पुराना, है नहीं, अगर होता, खरीदा था मैंने 1 लाख का, आज मैं उसे बेच रहा हूँ, मयंक कह रहा मैं इसे 1 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार हूँ। सोचो तो सही, अरे सुनो तो सही, सोचो तो सही। अरे बेवकूफ़ों, मैंने 1 लाख का खरीदा था, मयंक आज उसे 1 करोड़ में खरीद रहा है, तो मयंक के लिए तो वो आज 1 करोड़ का ही होगा। हाँ सर, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ती है लाइफ में। वी बोथ आर सेपरेट एंटिटीज। तो कहीं भी हम कोई रूल खराब तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। आओ, इसी का एक और तरीका, मतलब जैसे इसके 2 तरीके होते हैं ना, वैसे ही
एक तरीका पढ़ लिया इसका, एक तरीका और है वो पढ़ना, ये सबसे सुंदर तरीका है मेरा फेवरेट। कह रहे हैं पार्टनर अगर क्या चाहते हैं, पार्टनर अगर क्या चाहते हैं, पार्टनर चाहते हैं कि ये चीज़ें जैसी थी वैसे, देखो ना सेम दिखा रखी है, कोई चेंज नहीं कर रखा है। मतलब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो कि क्या आ रहा था, कह रहा है वो प्रॉफिट भी एडजस्ट हो जाए, मतलब फ्यूचर में झगड़े भी ना निकले इसको लेके कि भैया ये कैसे बटेगा कैसे नहीं बटेगा, और एसेट और लायबिलिटी की वैल्यूज भी चेंज ना हो। तो उसका तरीका क्या है? अब आप ये एंट्रीज डाल ही नहीं पाओगे क्योंकि उसने साफ मना कर दिया नई वैल्यू शो नहीं करनी है। ये एंट्रीज नई वैल्यूज को दिखाने की हैं, समझ रहे हैं, और वो कह रहा है नई वैल्यू दिखानी ही नहीं है। और जब नई वैल्यू दिखानी भी नहीं है और झगड़ा भी खत्म करना है इस प्रॉफिट का, तो इस प्रॉफिट को निकालने के लिए रिवैल्यूएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है, और स्टेटमेंट के थ्रू जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को सैक्रिफाइसिंग रेशियो की हेल्प से एडजस्ट कर देना बॉस। रीजन सोचो, गुडविल के साथ क्या प्रॉब्लम थी, बटना चाहिए ओल्ड में बटेगा न्यू में। इसके साथ क्या प्रॉब्लम थी, बटना चाहिए ओल्ड में बटेगा, इसके साथ भी तो सेम प्रॉब्लम है, बटना चाहिए ओल्ड में बटेगा। तो बेटे जब आपने इसे एडजस्ट किया इसे, तो इसको भी तो वही कर सकते हैं आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, नहीं समझे? हाँ बोलो रे। ये हमारे सिलेबस में है। ओए बच्चा कह रहा है हमारे सिलेबस में है ये बता, ये तुम जो चालू वाला गेम खेलते हो ना हम सब समझते हैं। सर भी बच्चे थे किसी ओए मतलब क्या है तुम्हारा, अभी हमें बुढ़ापा आ गया। अच्छा सुनो, ये बेटे दोनों ट्रीटमेंट आपके पॉसिबल हैं जो सामने हैं, देखो एक बार क्या है क्या नहीं। एक चीज सर उसमें मतलब कुछ फर्क, चलो हमने वो बांट दिया रेशियो, पर जो वैल्यू है वो तो अभी वही है ना। बेशक वही है, हमने चीज़ों को नई वैल्यूज़ पर शो नहीं किया। तो आगे चल के हमें दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, क्या दिक्कत आएगी, कैसे आएगी बताओ। जैसे मान लो आज लिसन, हमने आज तक के जो प्रॉफिट थे यहाँ तो इस तरह से निकाले थे, यहाँ हमने स्टेटमेंट से निकाल लिए। अच्छा अगर मैं इसे पुराने रेशियो में बांटता तो कितना कितना बढ़ता, 60-60, कोई झगड़ा नहीं है ना यहाँ तो तुम्हारा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ये बटना चाहिए ओल्ड में, पर अगर आज इग्नोर कर देते हैं हम, जो कि कर भी रहे हैं हम यहाँ पर, ये खुद ही कह रहा है, मतलब हम इसे फ्यूचर में एडजस्ट करेंगे। अगर आज नहीं कर रहे हैं तो फ्यूचर में अगर ये एडजस्ट हुआ तो ये नए रेशियो में होगा, नए में होगा। अगर आपने इसे नए में एडजस्ट किया तो क्या हो जाएगा, एक को मिलेंगे 40 और एक को मिलेंगे 60, वो सॉरी एक को मिलेंगे 40 एक को मिलेंगे 80, तो कहना से y को 20 ज़्यादा मिलेंगे। तो देखो ना मैं वही तो कर रहा हूँ, y से आज लेके इसको ज़्यादा दे रहा हूँ, झगड़ा खत्म, सांप भी मर गया, और है ना, तो यही तो था। वेरी इंपॉर्टेंट। चिंता ना करें, मुझे कोई कोरोना शोरोना नहीं है, डेंगू काट नहीं रहा है ही नहीं। अच्छा हाँ बेटे जो भी है खैर। अच्छा गुडविल का एक ही तरीका है, पुराने प्रॉफिट लॉसेस के 2 तरीके हैं और रिवैल्यूएशन के भी 2 तरीके हैं। इसे मैंने 1 नाम दिया, इसे 2 और 3, इसे 4 और आपसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में मांगे जा सकते हैं। समझ गए ये वाली बात? नहीं कैसी पागल, अरे नालायक। अब जैसे यही क्वेश्चन है, पुराना रेशियो न्यू रेशियो, बैलेंस शीट दे रखी है, आपको वो कह देगा कि गुडविल एडजस्ट करो, यानी कि गुडविल का यही दे दिया, और इनके बारे में क्या कह सकता है, वो कह सकता है या तो एडजस्ट करो या डिस्ट्रीब्यूट करो, कोई सा भी एक। समझ गए? 2 तो नहीं देगा, हम 2 कर भी नहीं पाएंगे। ऐसे ही इनमें से भी कोई सा भी एक दे सकता है। तो मैंने वही कॉम्बिनेशन बनाए, तुमने ये पढ़े ही नहीं, पहले तो पढ़ो तो सही। हाँ पढ़ तो सारे रखे हैं ऐसे तो, समझ गए बात को। तो चैप्टर यही होता है ख़त्म, यानी कि समाप्त। ठीक है, तो दैट्स इट, मिलते हैं अगली क्लास के लिए बहुत ही जल्दी।